नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज़। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों की तरफ। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदुओं पर हुए हमले के खिलाफ दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन। अमेरिका, ब्रिटेन, फिनलैंड समेत कई देशों में प्रदर्शन। बांग्लादेश में भी हिंदुओं का प्रदर्शन जारी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। कहा, आरक्षण का श्रेय नेहरू जी और गांधी जी के बजाय डॉक्टर अंबेडकर को जाता है। सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच ने हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से किया इनकार। बुच और उनके पति पर अडानी ग्रुप के ऑफशोर फंड में फंसे में हिस्से का लगाया गया था आरोप। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। जैश के आतंकियों का समूह फंसा। अनंतनाग में सेना ने आतंकियों के खिलाफ तेज किया अभियान। खेलों के महाकुंभ पेरिस ओलंपिक का स्टेट फ्री फ्रांस में रंगारंग आयोजन के साथ आज होगा समापन। भारत ने 6 पदक जीतकर अपने अभियान का किया अंत। समापन समारोह में पीआईएश और मनु भाकर होंगे भारतीय दल के ध्वजवाहक। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले के खिलाफ दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूएन हेडक्वार्टर से लेकर फिनलैंड समेत कई देशों में आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। चटगांव में तख्ता पलट के बाद अपने खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में हिंदुओं ने विशाल रैली निकाली। हिंदुओं ने देश के नागरिकों के रूप में सुरक्षा और समान अधिकारों की मांग की। 5 अगस्त को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद से बांग्लादेश के 52 जिलों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों, विशेषकर हिंदुओं के उत्पीड़न की असंख्य घटनाएं सामने आई। चटगांव के ऐतिहासिक चेरगी पहाड़ चौराहे पर आयोजित विशाल विरोध रैली को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें 7 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिसमें लोगों ने हिंदुओं के खिलाफ चल रही हिंसा का विरोध किया है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के नाम पर जो उत्पात हो रहा है, उसकी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग करते हुए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। अमेरिकी रिपब्लिकन सांसद पैट फॉलन ने भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं पर चिंता जताई और इसकी निंदा की। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद श्री थानेदार ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले की घटनाओं पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भारतीय अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को पत्र लिखकर उनसे देश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने में बांग्लादेशी सरकार की सहायता करने का आग्रह किया। कृष्णमूर्ति ने ब्लिंकन से अनुरोध किया कि वे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस से बात करें और हिंसा को समाप्त करें और अधिकारियों को न्याय के दायरे में लेकर आएं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों के खिलाफ ब्रिटेन में भी लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और लंदन में संसद भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बीते 5 से 6 दिनों में बांग्लादेश में लोग अल्पसंख्यकों के घरों को जला रहे हैं। लोग हिंदुओं, ईसाइयों पर लगातार अत्याचार कर रहे हैं। हम बांग्लादेश के हिंसा पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करते हैं।
तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। ब्रिटिश संसद के सामने लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है और जिस तरह से बांग्लादेश में अस्थिरता का माहौल है, वहाँ अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, जिसके खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन सामने दिखाई दे रहा है। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न पर वैश्विक मीडिया द्वारा ध्यान न देने पर हिंदू, यहूदी और ईसाइयों ने लंदन में बीबीसी के मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं तो अल्पसंख्यकों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आप देख सकते हैं कि देश भर में आक्रोश है, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बीबीसी मुख्यालय का दफ्तर है जिसके बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बीबीसी जिस तरह से तमाम खबरों को पेश करता है, लेकिन खास तौर पर जो हिंदू हैं, यहूदी और ईसाइयों, उनके खिलाफ जो अत्याचार किया जा रहा है बांग्लादेश में, उस पर कोई खबर नहीं है और विदेशी मीडिया इस पर कोई खबर ना प्रकाशित कर कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन का शिकार हो रही है, जो हम देख सकते हैं यहाँ पर बीबीसी मुख्यालय के बाहर। This is our one and only justice. We want our democratic right. We want our democratic right, and we are equal to every other human being in Bangladesh and everywhere in the world. Thank you. वहीं बांग्लादेश के उत्पीड़ित अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ एकजुटता दिखाने के लिए कनाडा के हिंदू टोरंटो में एक साथ नजर आए। Muslim Brotherhood, Hezbollah in Lebanon, Hamas, Islamists in Bangladesh, Muslim Brotherhood in Bangladesh, Islamic Republic of Pakistan, all of them have the same root. I am here with one message. Doesn't matter, you are Jew, you are Persian, you are Iranian, you are Hindu, which race you are, which religions you are practicing. We have all one race, human race. We stand with those brave Bangladeshi people who fight for freedom, and we stand for freedom of religion in Canada, in Bangladesh, in Israel, in all over the world. One day, which is not too far, we're gonna have peace in Bangladesh, in Israel, and we're gonna have freedom in Iran. Love you all. Thank you for being here today. और फिनलैंड में हिंदू एकजुट होकर बांग्लादेश में प्रताड़ित अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न को लेकर दुनिया भर में प्रदर्शन चल रहा है। आप फिनलैंड में देख सकते हैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए तमाम हिंदू खासतौर पर उन अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं जो बांग्लादेश में कहीं ना कहीं अत्याचार झेल रहे हैं। और बांग्लादेश में हिंसा विरोध प्रदर्शनों के बाद राजनीतिक उथल पुथल के बीच भारतीय सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्र ने बीएसएफ को किसी तरह का जो भी घुसपैठ है उसे रोकने का निर्देश दिया है। और इस बीच बीएसएफ के जवानों ने असम के धुबरी जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के माध्यम से प्रवेश करने की कोशिश कर रहे बांग्लादेशी लोगों के एक समूह को पीछे धकेला। एक अधिकारी के अनुसार कल सुबह लोगों के एक समूह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की थी, जिन्हें बीएसएफ ने वापस उनकी सीमा पर लौटने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद धुबरी जिले के भोगडांगा गांव में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाई गई। मामले से अवगत सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार भी करीब 1000 बांग्लादेशी नागरिकों ने पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले के सीतलकुची में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन उनमें से ज़्यादातर को बीएसएफ के जवानों ने वापस खदेड़ दिया।
पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड ने बांग्लादेश में उथल पुथल के मद्देनजर बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। हालांकि ये राज्य बांग्लादेश के साथ सीमाएं साझा नहीं करते। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में एक अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश से अवैध आव्रजन को रोकने के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और अलर्ट जारी किया गया है। नागालैंड के गृह आयुक्त व्यासन आर ने कहा कि राज्य भर के सभी 16 जिलों के उपायुक्तों को अपने अपने क्षेत्रों में सुरक्षा समन्वय सक्रिय करने और औचक निरीक्षण के साथ इनर लाइन परमिट की जांच तेज करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक चेतावनी के लिए असम सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकें भी शुरू कर दी गईं। मणिपुर में बांग्लादेश से लोगों की आमद की आशंका के चलते 2 जिलों फिरजाल और जिरीबाम में अनिश्चितकाल के लिए रात का कर्फ्यू लगा दिया गया। अरुणाचल प्रदेश ने भी बाहरी लोगों, विशेषकर विदेशी नागरिकों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया। पिछले 2 दिनों में पुलिस ने ईटानगर क्षेत्र में ILP नियमों का उल्लंघन करने वाले 155 लोगों की पहचान की। राज्य सरकार ने लोगों से अवैध प्रवेशकों की पहचान करने और रिपोर्ट करने में पुलिस के साथ सहयोग करने का आग्रह किया। इनर लाइन परमिट एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जो भारतीय नागरिकों को सीमित समय के लिए संरक्षित क्षेत्रों में जाने या रहने की अनुमति देता है। ILP प्रणाली अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में लागू है। मेरठ में बीजेपी सांसद अरुण गोविल बांग्लादेश में मंदिरों के अपमान पर उन्होंने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा जो भी हुआ वो असहनीय है। वर्तमान में बांग्लादेश की स्थिति में जो यही है जो उनके अपने अंदरूनी कारण थे उनकी वजह से हुआ, लेकिन उसमें जो हमारे मंदिरों का अपमान हुआ, जो हमारे लोगों का उनको तकलीफ हुई है, जो माइनॉरिटीज़ को तकलीफ हुई है, वो बहुत ही उसको कंडेम किया जाना चाहिए बिल्कुल, और बहुत ही असहनीय है, वो बहुत ख़राब चीज़ है। इसके लिए भारत सरकार ने भी जो भी कदम उठाए उनका स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले को लेकर अपनी राय सोशल मीडिया पर साझा करके बांग्लादेश की वर्तमान सरकार से उचित कदम उठाने की अपील की। उन्होंने लिखा कि बांग्लादेश में उनकी अल्पसंख्यक आबादी के खिलाफ हिंसा के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। लोग मारे गए, परिवार विस्थापित हुए, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, पूजा स्थलों को तोड़ा और जलाया गया। आशा है नई सरकार हिंसा को रोकने के लिए अपने लोगों को सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाएगी। कठिनाई का सामना कर रहे सभी लोगों के लिए मेरी विचार और प्रार्थनाएं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ऐसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब रुक करते कुछ अन्य खबरों का। बसपा सुप्रीमो मायावती ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर आई सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के रवैये पर भी सवाल उठाए। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आरक्षण के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को श्रेय देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में इसका सारा श्रेय बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है। उन्होंने कांग्रेस पर इस मुद्दे को लेकर गोलमोल बातें करने का आरोप लगाया।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा, कल बीएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिए बयान की जानकारी मिली, जिसमें SC/ST के समक्ष कांग्रेस पार्टी के बयान में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नहीं बल्कि पंडित नेहरू और गांधी जी को आरक्षण का श्रेय दिया गया, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। मायावती ने कहा, वास्तव में आरक्षण का पूरा श्रेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाता है, जिन्हें किस तरह से कांग्रेस के लोगों ने संविधान सभा में जाने से रोकने का षड्यंत्र रचा और उनको चुनाव में भी हराने का काम किया। कानून मंत्री पद से भी इस्तीफा देने को विवश किया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि देश में SC/ST वर्गों के उप वर्गीकरण के संबंध में पार्टी के स्टैंड का खुलासा करने से पहले इनकी पार्टी NGOs और वकीलों से विचार विमर्श करेगी, जिससे स्पष्ट है कि कांग्रेस उप वर्गीकरण यानी कि सब क्लासिफिकेशन के पक्ष में है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आरोप लगाया कि कांग्रेस द्वारा क्रीमी लेयर के बारे में भी गोलमोल बातें की गई। कांग्रेस के 99 सांसद होने के बाद भी सत्रावसान होने तक संसद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए कोई आवाज नहीं उठाई गई, जबकि इस पार्टी ने संविधान और आरक्षण को बचाने के नाम पर सीटें जीती। और अब बात कोलकाता की, जहां सरकारी मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जांच पूरी करने के लिए कल अधिकारियों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया और चेतावनी भी कि अगर इस अवधि के भीतर दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे। IMA ने निष्पक्ष समयबद्ध जांच की मांग की और साथ ही कार्यस्थल पर चिकित्सकों, खासकर महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाने के साथ अपराध को बढ़ावा देने वाली स्थितियों की विस्तृत जांच करने के लिए FAIMA डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने CBI जांच की मांग करते हुए मृतक के माता पिता को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिए जाने की मांग की है। ये बहुत ही दुखद है और संवेदनशील मामला है। इसमें FAIMA डॉक्टर्स एसोसिएशन की 3 मांगें हैं। सबसे पहली मांग ये है कि इस पूरे जो मामला है, जो वाकया है, उसकी एक CBI इंक्वायरी हो। ये जो डॉक्टर थी वो वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, चेस्ट मेडिसिन विभाग में थी। दूसरी डिमांड ये है कि जो मृतक के माता पिता हैं, उनके परिवार हैं, उनको बतौर कंपनसेशन 1 करोड़ रुपए देने चाहिए। ये ऑन ड्यूटी सर्विस डॉक्टर्स जो कि एक गवर्नमेंट सर्विस प्रदान कर रहा था, उसके साथ ये दुखद घटना हुई है। तीसरा मामला हमारा ये है कि जो वहाँ पर प्रिंसिपल हैं, जो वहाँ पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए। 36 घंटे यदि आप किसी महिला डॉक्टर को ड्यूटी पे लगा रहे हो तो वो कहाँ रहेगी। वहीं कोलकाता में नर्सों ने न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। नर्सों के विरोध प्रदर्शन में विपक्षी दलों के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इधर दूसरे विपक्षी दलों ने वारदात के विरोध में पश्चिम बंगाल में चक्का जाम करने की चेतावनी दी। DGP अभिषेक ने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन जारी है। स्टूडेंट पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे आरजी का मेडिकल कॉलेज के, तब कुछ लोगों ने देखा बाहर के लोग आए हैं, वो लोग का प्रोटेस्ट किए कि बाहर के लोग क्यों आएंगे यहाँ पे, वो स्टूडेंट नहीं थे। तो उनके साथ उन लोग का झगड़ा हुआ, उन लोग के साथ उनका धक्का धक्की होना शुरू हुआ। तब जाके पुलिस देखा कि पुलिस इंटरवीन किया उसमें। पुलिस इंटरवीन करने के साथ में ही जो बाहर से लोग आए थे वो लोग पुलिस के ऊपर मारपीट करने लगे, पुलिस के ऊपर चप्पल फेंका। तो उस टाइम पे पुलिस ने रिस्ट्रेंट होके, खूब मतलब फोर्स का यूज नहीं किया, पुलिस ने रिस्ट्रेंट होके इस चीज को संभाला। और उस बीच में पुलिस के 1-2 लोग को धक्का मुक्की किया, उसमें उन लोगों को इंजरी भी हुआ पुलिस के लोग को। लेकिन फिर भी पुलिस ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप पीसफुली यहाँ पे प्रोटेस्ट करना है, आप चले जाइए यहाँ पे। लेकिन इसको लेके स्टूडेंट जो था वो एकदम इस चीज को, मतलब प्रोटेस्ट को, बाहर से जो लोग आ रहा है उसको मानने को तैयार नहीं था कि बाहर के लोग आके यहाँ पे कुछ झमेला करना चाहते हैं, प्रोवोक करना चाहते हैं, इसलिए वो लोग उसका प्रोटेस्ट किए। उसी चीज में पुलिस ने इंटरवीन किया इसमें। और इस बीच महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में चल रही विरोध की आग दिल्ली तक पहुंची। इस मामले की CBI जांच की मांग करते हुए दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकाला।
महिला डॉक्टर की हत्या को लेकर भोपाल के डॉक्टरों में भी आक्रोश है। मध्य प्रदेश में एम्स भोपाल के डॉक्टरों के एक समूह ने विरोध में कैंडल लाइट मार्च निकाला। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। सर आप बहुत लकी है कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का और बात करते हैं सेबी की। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों का खंडन किया। अमेरिकी निवेश अनुसंधान फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च का आरोप है कि माधवी पुरी बुच और धवल बुच के पास अडानी समूह से जुड़ी कई ऑफशोर संस्थाओं में उनकी हिस्सेदारी है। बुच ने एक बयान में कहा कि उनका जीवन और आय पहले से ही पब्लिक डोमेन में यानी कि सार्वजनिक है। उन्होंने कहा कि विगत वर्षों में सेबी का जो उसका हर ज़रूरी दस्तावेज है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पहले ही सौंपे जा चुके हैं। सेबी प्रमुख और उनके पति ने ये भी कहा कि उन्हें आगे भी किसी तरह के वित्तीय दस्तावेज को सार्वजनिक करने में कोई झिझक ना होगी और उन दस्तावेजों की जांच भी की जा सकती है जब वो सेबी से जुड़े नहीं थे। हिंडनबर्ग ने 2015 के निवेश का हवाला दिया है अपनी रिपोर्ट में। माधवी बुच की सेबी के तौर पर अगर देखा जाए तो वो पूर्णकालिक सदस्य के रूप में 2017 में उनकी नियुक्ति हुई और उन्हें 2022 में सेबी का अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं वकील जय अनंत देहादराई ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को बेबुनियाद बताया। जय अनंत देहादराई ने कहा कि रिपोर्ट में ऐसा कोई सबूत नहीं कि सेबी अध्यक्ष ने कोई रिश्वत ली। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में गलत कमाई और अपारदर्शी संपत्ति का आभास पैदा करने के लिए नियमित निवेश साधनों को सनसनीखेज बनाया गया। जय अनंत ने कहा कि रिपोर्ट अपने पहले दावों को दोहराती है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। साथ ही भारत और विदेशों में एक हताश गुट सक्रिय है जिसका लक्ष्य भारतीय बाजारों को अस्थिर करना और प्रधानमंत्री को उखाड़ फेंकना है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की खातिर हमारी जांच एजेंसियां इस खतरे के प्रति सचेत रहें। और अब सुप्रीम कोर्ट के हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर दिए गए फैसले पर आई डालते हैं एक नजर। तो क्रोनोलॉजी समझते हैं। 9 जनवरी रानी ग्रुप का मार्केट कैप अगर हम देखें तो 19.41 लाख करोड़। 25 जनवरी को हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट जारी की। साथ ही 27 जनवरी को अडानी इंटरप्राइजेस का $2.45 बिलियन का FPO खुला। 28 जनवरी को FPO प्लान्स में कोई बदलाव नहीं किया गया। ये बैकग्राउंडर है जो हम समझाना चाह रहे हैं आपको। और 29 जनवरी को आखिर क्या हुआ, आरोपों को खारिज करते हुए अडानी ग्रुप ने 413 पेजों का अपना जवाब दाखिल किया। भारत का सबसे बड़ा FPO पूरी तरह से सब्सक्राइब किया गया, यानी कोई असर नहीं हुआ इस रिपोर्ट का। और ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 11.73 लाख करोड़ पर पहुंचा। 1 फरवरी को नैतिक आधार पर अडानी ग्रुप ने फुल सब्सक्रिप्शन के बावजूद जो FPO था उसे वापस लिया। 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे से मुतल्लिक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया, कमेटी बनाई। 27 मार्च को 3 अडानी सब्सिडरीज पर DRI की याचिकाएं जो थी वो खारिज की गई। 29 अप्रैल को सेबी ने जांच पूरी करने के लिए वक्त मांगा था इस पूरे मामले को लेकर और याचिकाकर्ताओं ने सेबी को जांच के लिए ज़्यादा वक्त देने का विरोध किया। 14 अगस्त सेबी ने जांच के लिए और वक्त मांगा ताकि मामले के हर पहलू को वो सबसे रूबरू करवा सके। और 31 अगस्त को OCCRP रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के खिलाफ जो आरोप लगाए गए तो अडानी ग्रुप ने OCCRP के आरोपों को खारिज किया। 2 सितंबर को जो तमाम आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला, उसके साथ ही 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना, अपने फैसले को रिजर्व रख लिया। 5 दिसंबर
अमेरिकी सरकार ने कहा कि हिंडनबर्ग के जो तमाम आरोप हैं वो अप्रासंगिक हैं, यानी रेलेवेंट ही नहीं है। अडानी प्रमोटर्स ने अडानी ग्रीन में 9,350 करोड़ रुपए के निवेश का प्लान किया। 26 दिसंबर को अडानी प्रमोटर्स ने अडानी ग्रीन में ये तमाम फैसले लिए और 3 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने यानी इसी साल अपना फैसला सुनाया। हिंडनबर्ग मामले में जो क्रोनोलॉजी है उस लिहाज से हमने आपको के सामने ये तमाम तथ्य रखे हैं। और अब हिंडनबर्ग ने जिस तरह से ट्वीट कर कल तहलका मचाने की कोशिश की कि भारत में कुछ बड़ा होने वाला है, और अब सेबी प्रमुख पर कहीं ना कहीं उन्होंने संशय डालने की कोशिश की है। उनको ये दिखाया कि भाई वो संलिप्त हैं धोखाधड़ी में। और हिंडनबर्ग रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था। याचिकाकर्ता ने कोई ठोस वजह प्रस्तुत नहीं की। 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था, तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज किया था। तो सेबी ने अडानी ग्रुप से जुड़े 22 मामलों में 20 की जांच पूरी की है। तो ये पूरी क्रोनोलॉजी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बेहद विशेष मेहमान भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर भारतीय निवेशकों को नुकसान होने की स्थिति में सेबी को जांच का आदेश दिया गया। और भारतीय निवेशकों को नुकसान होने की स्थिति में जिस तरह से सेबी को जांच का आदेश दिया गया था, तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से खारिज किया था। और मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने हिंडनबर्ग मामले में अहम फैसला सुनाया था। बिना ठोस सबूतों के मीडिया में थर्ड पार्टी की रिपोर्ट या फिर किसी भी संस्था पर भरोसा नहीं किया जा सकता और सेबी को नियंत्रित करने के मामले में कोर्ट के पास सीमित ताकत है। यह बातें कही गई थी और हिंडनबर्ग या इस तरह की दूसरी रिपोर्ट के आधार पर अलग जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता। हिंडनबर्ग या इस तरह की दूसरी रिपोर्ट के आधार पर अलग जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता। यानी कि ये तमाम जो बड़ी बातें हैं वो हमने आपसे साझा की जो अब तक हुई हैं। इसी मामले पर बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभमोय भट्टाचार्य जी वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुभमोय जी, हिंडनबर्ग ने कल ही तहलका मचाने की कोशिश की जिस तरह से ट्वीट कर कहा कि भारत में कुछ बड़ा होने वाला है, और जिस तरह से जो रिपोर्ट है शुभमोय, आपको क्या लगता है कितनी तथ्यात्मक है ये? हालांकि लगातार उस पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि उसमें से बहुत से लूपहोल्स है और वो कुछ भी सत्यापित नहीं करती, खासतौर पर जिस तरह से सेबी निदेशक पर कई आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद बताए जा रहे हैं। आचल जी, सबसे पहली बात यह है कि हिंडनबर्ग का रिपोर्ट जिसके ऊपर आपने लंबा सा काफ़ी अच्छा एक ग्राफिक पेश किए, वो अदानी के ऊपर था। अदानी के ऊपर हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग एज अ शॉर्ट सेलर कुछ भी रिपोर्ट्स लाए नहीं लाए वो अलग बात है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक्सपर्ट कमेटी ने जजमेंट दिया है, सेबी रिपोर्ट दिया है। हिंडनबर्ग अभी जो कर रहे हैं वो है कि हिट द मैसेंजर ऑल्सो, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनके एबिलिटी पर वो शिकंजे लगा वो आरोप लगा रहे हैं। ये कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। आप कह रहे हैं कि भारत के जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये एक बहुत बड़ा और मैं मानता हूं बहुत ही बेबुनियाद कमेंट है, बिकॉज और 2 वजह से। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इस तरह का भारत के सेबी के ऊपर आप इस तरह का कमेंट लगा रहे हैं तो मतलब ये कि आप आपके जो टारगेट थे उनके साथ आपके जो फाइट था उस पर आप खड़े नहीं उतर रहे हैं। अभी इसलिए आप कह रहे हैं कि हम जो जजमेंट दे रहे हैं उस जजमेंट के ऊपर ही हम जजमेंट देने वालों के ऊपर ही हम आरोप लगाएंगे। इट जस्ट टेक्स अवे, इट जस्ट शोज कि आपके बेसिकली डेस्परेशन। तो ये डेस्परेशन का एक क्लियर पिक्चर है। इसके बाद वो ये भी कह सकते हैं कि भारत की सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है। आप तो इस तरह से आप तो सारी चीजों पे चल सकते हैं, तो फिर तो ये फाइट नहीं रहते। ये तो आप एक तरह से आपने एक जिहाद उठा लिया कि हम लड़ाई करेंगे। आपके पास एक मार्केट एंटिटी के साथ आप एक डिस्कशन के ऊपर आप आलोचना कर रहे हैं एंड वो जहां पर जाता है वो जाएगा। लेकिन रेगुलेटरी बॉडीज के ऊपर इस तरह का कमेंट लगाना एंड भारत के रेगुलेटरी बॉडीज जैसे सेबी, आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट, इनके ऊपर इनके एबिलिटी के ऊपर इस तरह का कमेंट आप लगा के इफ यू थिंक कि आप निकल सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है ये एकदम ही बेतुकी सी चीज़ है
इसको बिल्कुल ही इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए और इसका कोई औचित्य नहीं है। मैंने कल वो रिपोर्ट काफी डिटेल में पढ़ा था, उसमें दो चीज तो बहुत ही साफ है कि आप कह रहे हैं कि 2015 में या उसके पहले माधवीपुरी बुश ने किसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किए थे। इन्वेस्टमेंट तो कोई भी कर सकता है, उनके अपने पास पैसे से उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए थे। साथ में उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट्स की जो रूपरेखा है उन्होंने भी वो क्लियर कर दिया था कि वो इन्वेस्टमेंट्स मैंने किया था और इन्वेस्टमेंट्स उसके बाद उनके जो सारे डिटेल्स हैं जब वो गवर्नमेंट में एज मेंबर से भी आए तो उन्होंने सब चीज को खुलासा कर दिया था। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? आप उसी पब्लिक डेटा को लेकर आप उस पर क्या 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 चीज को आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आपके पास और कोई ये सबसे बड़ा, मैं इससे ज्यादा जान रहा हूं कि एविडेंस नहीं है, इससे ज्यादा मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने आप को इतना ज्यादा हैसियत सोच रहे हैं कि आप इंडिया द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, फोर्थ, उसके ऊपर आप उसके मार्केट रेगुलेटर के ऊपर उनके एबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। इनफैक्ट फ्रैंकली इंडिया से भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि इंडियन की बहुत बारी इंडिया ने जिस तरह के जैसे डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट में स्विट्जरलैंड, यूएसए, बहुत सारे कंट्रीज में उनके कंपनीज के ऊपर हमने लेटर्स रेगुलेटरी वगैरह भेजे हैं, वहां के रेगुलेटर्स ने हमें इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो हम कह सकते हैं उनके रेगुलेटर्स भी कॉम्प्रोमाइज है। सो इकोनॉमिक एनालिसिस जब होता है इन चीजों को अच्छी तरह से समझना होता है कि फिर लेकिन हमने वो कमेंट नहीं किए थे, हमने वो एलिगेशंस नहीं लगाए थे, लेकिन हमारे टैक्स अथॉरिटीज कह सकते हैं कि आप डिलिबरेटली आपने हाइड किए हैं। हम लोग जब ब्लैक मनी को चेस कर रहे थे तो ब्लैक मनी को चेस करने वाले जो डेटा था हमने प्रोवाइड किए थे, आपने कहा था नहीं सीक्रेसी का वजह है ये है इसलिए हम नहीं करेंगे, तो फिर हम उनके ऊपर भी हम कमेंट कर सकते हैं। लेकिन एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस, एज अ मैटर ऑफ करेक्ट एथिक्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, हमने वो चीज नहीं किया जी, तो ये भी बात वही बन जाती है। जी हाँ शुभमोआ, एक चीज़ और समझना चाहूँगी आपसे, क्योंकि जिस मनी ट्रेल को लेकर लगातार इस पूरी रिपोर्ट को जो आप बता रहे हैं, हमने उसके कुछ अंश हमने भी पढ़े, लेकिन पब्लिक डोमेन में है जिस तरह से वो तमाम दस्तावेज और जो वो मनी ट्रांसफ़र हुआ है, जो चीज़ पब्लिक डोमेन में है वो क्वेश्चनेबल कैसे हो सकती है, और ख़ास तौर पे तमाम वो दस्तावेज भी वो साझा करने की बात कर रहे हैं जब वो सेबी का पार्ट नहीं थे। तो ये दो अलग अलग बातें हैं और हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं विरोधाभास की तरफ जाती हुई नजर आती है। अच्छा जी, कहीं ना कहीं नहीं, इट्स वेरी सिंपल एंड सेबी चीफ माधवीपुरी बुश ने आज जो स्टेटमेंट दिया है मैं उसको सराहना करता हूँ और मैं कहता हूँ कि बस वहीं तक ही रह देना चाहिए, बिकॉज अगर वो पॉइंट बाय पॉइंट रिबेटल की तरफ जाएंगे तो हिंडनबर्ग उसके बाद उसी पॉइंट पे पॉइंट रिबेटल पे अपना पॉइंट देंगे, तो ये चलता रहेगा। इसलिए जस्ट कैटेगरिकली डिसमिसिंग है कि ये पब्लिक डोमेन में है, आपको देखना है देख लीजिए, इज आई थिंक फेयर एंड इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। इंडियन मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अच्छी तरह पता है कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, किस कंपनी में नहीं करना है। वो किसी भी कंपनी किसी भी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल्स को देखकर करें, एंड दैट्स फेयर। आई थिंक इसके ऊपर अगर ज्यादा डिस्कशन, ज्यादा इसके ऊपर अगर सेबी अगर इसके ऊपर ज्यादा क्या बोले गेटिंग इनटू द माइन्यूट डिटेलिंग में अगर जाएंगे तो उससे हमारे मार्केट्स को इससे ज्यादा फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि दिस इज समथिंग जो हमें रेगुलेटरी बॉडी, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी एक पर्टिकुलर पॉइंट के बिना बियॉन्ड जा ही नहीं सकते। उन्होंने बोल दिया कि दिस इज इट। आपको जजमेंट, जैसे कोर्ट जब जजमेंट देते हैं तो कोर्ट जजमेंट का एक पर्टिकुलर एविडेंस के बेसिस पे कोर्ट एक जजमेंट देकर वहीं पे रुक जाते हैं जी। कोर्ट उसके बाद उसको फर्दर कंप्लेंट जो किए हैं उसके साथ वो डिबेट नहीं कर सकते हैं। इट्स नॉट ए डिबेटिंग फोरम। एक रेगुलेटरी बॉडी की एक औकात होती है, एक हैसियत है जिसके बेसिस पे उन्होंने जजमेंट दे दिया है। सो दैट्स इट एंड दैट हैज टू बी एक्सेप्ट। अच्छा, उसके आगे जाना इज नॉट जस्ट वर्थ इट एंड करना भी नहीं चाहिए। और इसीलिए जिस तरह से विसल ब्लोअर्स दस्तावेजों की बात उस रिपोर्ट में कही गई है उसी का हवाला दिया गया है, जिसमें ये कथित तौर पर कहा गया कि भाई घोटाला हुआ है। और अब जो सेबी प्रमुख है उनका ये मानना है कि भाई कहीं ना कहीं ये चरित्र हनन है। मतलब आप यू हैव बीन लेवलिंग डाउन द आर्ग्यूमेंट सो लो कि लगता नहीं है कि इसका जवाब इस तरह से दिया जाना चाहिए। तो क्या ये एक फेक नरेटिव गढ़ने का कहीं ना कहीं आशय है शुभमोआ? ताकि क्योंकि इक्विटी मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त सबसे प्रिय और लोकप्रिय डेस्टिनेशन के तौर पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लोगों का जो एक तरफ से रुख है वो इक्विटी की तरफ बढ़ रहा है।
देखिए, बात आपने सही किया है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में मैसिव अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट आ रहे हैं। सेबी और आरबीआई, मैं दोनों को एक साथ ले रहा हूँ, बहुत एफर्ट करके, बहुत सालों के एफर्ट करके मार्केट इंटीग्रिटी का भरोसा अच्छी तरह से दे पाए हैं, तभी जाके लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये एक पैराडाइम शिफ्ट है भारत में जी, कि भारत में जो सेविंग्स सिर्फ बैंक में जाता था, वो सेविंग्स को लोग हटा के अब कह रहे हैं कि हम मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। सो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट जो सेबी के सक्सेसिव रेगुलेटर्स, सेबी के सक्सेसिव चीफ्स ने इसका ये वो कृतित्व उनको जाता है। अभी अगर जैसे मैंने कहा कि सेबी इफ इट गेट्स इनटू डिस्कशंस फर्दर, और अगर माधवी पुरबुच अगर इस डिस्कशन में फर्दर जाएंगी, तो फ्रैंकली स्पीकिंग उनको हट जाना पड़ेगा सेबी के चीफ से एंड टू कैरी ऑन ए प्राइवेट बैटल विद से हिंडनबर्ग, वो अलग जगह है। बट द पॉइंट इज उनकी शिफ्ट वगैरह हो जाने से ही हिंडनबर्ग वगैरह जैसे कोई एंटिटी कहेंगे कि भाई हमने जय हासिल कर लिया है, हमने ये पूरा सिस्टम बनाया, वी हैव मेड अ पॉइंट। सो आई थिंक सेबी ने जहां तक कहा है, जहां तक सेबी ने अपना स्टेटमेंट दिया है, दैट इज गुड इनफ एंड दैट्स इट। उससे आगे जाने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, एंड दैट इज गुड एंड फाइन। सुप्रीम कोर्ट सिमिलरली आप बिकॉज मैं वही कह रहा हूँ कि मैं इसीलिए बाकी सारे रेगुलेटर्स का भी मैं जिक्र कर रहा हूँ कि आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट का, अगर इफ एन एंटिटी वुड से कि नहीं मैं इनके ऊपर पर्सनल कमेंट करूंगा, तो वो पर्सनल कमेंट रेगुलेटर कैन नॉट टेक एंड रेगुलेटर शुड नॉट इवन गिव एनी क्रेडेंस टू दोस रिपोर्ट्स। बिल्कुल, लेकिन उसको भाव देने की जरूरत ही नहीं है बियॉन्ड ए पॉइंट, because this is all public domain data, and that public domain data that anybody has a point to have, anybody has a right to have an opinion, किसी अपना opinion लेकर वो चले। उस वजह से regulator should not get into this sort of a thing, because इससे फायदा नहीं होता है, उल्टा जो बेसिक बनाया गया एक लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रेगुलेटर का रहता है, कॉन्फिडेंस ऑफ द मार्केट चलता है कॉन्फिडेंस, बिल्कुल, और ये कॉन्फिडेंस कोई एक दो चीजों से नहीं बनता है, वो काफी बहुत सारे बुनियादी रिफॉर्म्स के वजह से ही बना है। तो इसलिए वो रिफॉर्म्स को देखते हुए वन कैन गेट इनटू दिस थिंग। सेबी के ऊपर पहले भी इस तरह के कमेंट्स आए थे, नॉट ऑन इस वाले केस में, but during the time of previous regulator, during the time of Mr. UK and others, जब भी इस तरह की चीज किया गया था, and similarly सेबी ने एक पॉइंट तक जाके जो जायज रिस्पॉन्स था वो देकर, मतलब शुभम इसको ऐसे देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं सेबी की सैंक्टिटी पर सवाल उठाने के लिए इस तरह से जो बेवजह की बातें इस रिपोर्ट में कही गई, हालांकि साफ तौर पर माधवी ने ये भी एक्सप्लेनेशन और स्पष्टीकरण दिया कि भाई हमने ईडी के जरिए उस पर कार्रवाई की, हमने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था, लेकिन अब इस पर सियासत भी गर्म हो गई है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि भाई किस तरह से उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए माधवी बुच और उनके पति को, और साथ ही साथ लुकआउट नोटिस जारी कर दिए जाने चाहिए। ये कितना ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको लगता है किसी का चरित्र का हनन तो है ही, साथ ही साथ सेबी की पूरी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पर भी बेवजह का शक शुबा खड़ा करता है। और वही मैं कह रहा हूँ कि आंचल जी, ये चीजें अगर इसको आगे लिया जाए, मतलब सो देयर विल बी कंप्लेंट्स आएंगे, जिनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू साझा नहीं कर पाए वो कंप्लेंट्स देंगे, बट सेबी अगर इस वक्त अगर इससे ज्यादा इसमें अगर ज्यादा लिप्त हो जाए तो वो सेबी के लिए ठीक नहीं है। और मैं साथ में सिर्फ सेबी की ही बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय रेगुलेटरी बॉडीज के सबके ऊपर, क्योंकि इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट राय देते हैं। जैसे आपको याद होगा जब ये वोडाफोन का केस आया था, उसके ऊपर भी सिमिलर इश्यूज आए थे कि सुप्रीम कोर्ट में के जजेस के ऊपर। सिमिलरली जब आरबीआई ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं बैंक्स के ऊपर, कुछ रिसेंटली हमने डिस्कस भी किए थे, और बहुत ठोस कदम लिए थे, बहुत जरूरी कदम थे। तो अगेन देन कि आरबीआई के वेदर आरबीआई शुड इज डूइंग इट, आरबीआई किस वजह से कर रहे हैं, ये किस वजह वाला चीज, मतलब इंटायरली रेगुलेटरी बॉडीज के ऊपर ये जो सवालें हैं, ये रेगुलेटरी बॉडीज के स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करता है और इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है मार्केट्स के ऊपर। तो इसलिए इस पर कतई ही ध्यान नहीं देना चाहिए। एक चीज तो आप वी अलाउड टू डाई अ नेचुरल डेथ, बिल्कुल, एंड वही इस चीज का सही जगह है। एक संक्षिप्त में आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी कि सेबी एक ऑटोनॉमस संस्था है अपने आप में, रेगुलेटरी बॉडी है, ऐसे में इस तरह की
हिंडनबर्ग की तरफ से रिपोर्ट आना कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस के साथ साथ ख़ास तौर पर जब अभी मामला सब जुडिस्ड है, ये इस बात को दर्शाता है कि आप भारत में जो हो रहा है उसमें एक बेवजह का इंटरफेरेंस, उस तरह की एक सोच को भी दर्शाता है। क्या लगता है इसकी वजह से संशय का माहौल तो बनता ही है, लेकिन जो रेगुलेटरी बॉडीज अपने फ्रेमवर्क में काम कर रही हैं, उनका एक अपना इकोसिस्टम है, वो भी बिगड़ता है। आंचल जी, इसमें कोई संशय का माहौल नहीं बनता है। मैं ये कह रहा हूँ कि इट इज बाहर से कोई भी एंटिटी या देश के अंदर से कोई भी एंटिटी अपने जो गिला शिकवा है उसको लेकर वो रेगुलेटरी बॉडीज से डिस्कस कर सकते हैं। एंड कुछ चीज उनको अच्छे लगेंगे, कुछ चीज उनको नहीं लगेंगे, बट दैट इज अबाउट इट। रेगुलेटर्स बाय देमसेल्व्स बाय डेफिनेशन आर अबव मार्केट और द सेक्टर जिसको वो देखते हैं, जैसे ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, इस तरह के भारत में दीज आर ऑल रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन जो सेक्टर को दर्शाते हैं, सेक्टर में बिजनेस सही हो उसके तरफ वो, वही उनका बेसिक काम है रेगुलेटरी गवर्नेंस में। इसीलिए सेक्टर के ऊपर अगर मार्केट के अगर जिनको कमेंट्स नहीं आएंगे या कमेंट्स कहीं और से नहीं आना चाहिए, ये हम नहीं कह सकते। तो कमेंट्स आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, उस पर हमें तो कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन रेगुलेटरी बॉडीज बियॉन्ड अ पॉइंट शुड आफ्टर असरटेनिंग कि माँ की इस कंप्लेंट का कितना औचित्य है, देख कर उसको वहीं पे ही छोड़ देना पड़ेगा। बहुत आपने बहुत अहम बात कही, बिल्कुल बहुत अहम बात की कि कंधे पर धूल की तरह झाड़ना होगा, क्योंकि इस रिपोर्ट में तथ्यात्मक जैसी कोई चीज़ नहीं, और जिस तरह से इस सेबी को कहीं ना कहीं सवालों के निशान के घेरे में खड़ा किया है, उस पर इस तरह से संशय करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया शुभमय इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और साफ तौर पर जिस तरह से हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं इसको लेकर जो तमाम सवाल खड़े किए गए, उस पर जो वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार है शुभमय का साफ तौर पर मानना है कि इस तरह का कोई मामला ही नहीं है, क्योंकि फेक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट। बढ़ते आगे, बात करते हैं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले की, जहां एक सुदूर जंगल में आज तड़के सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों की गतिविधि की सूचना मिलने के बाद सेना और अर्धसैनिक बलों की मदद से पुलिस ने नौनट्टा, नागेनी प्यास और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके बाद कुछ ही देर के लिए गोलीबारी हुई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आतंकियों से मुठभेड़ के बाद इस इलाके में अतिरिक्त बल को भेजा गया और आतंकवादियों की तलाशी के लिए अभियान जारी है। वहीं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों को ढूंढने के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना के द्वारा जारी बयान के मुताबिक खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर आतंकवादियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। शनिवार को अनंतनाग के एलान गागर मांडू इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए। और अब बात हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ी हुई। तो स्टैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेत से बनी 8 फीट ऊंची हर घर तिरंगा थीम पर आधारित कलाकृति बनाई है। आप देख सकते हैं हर घर तिरंगा को समर्पित ये रेत से बनी हुई कलाकृति कितनी जीवंत लग रही है। और हर घर तिरंगा अभियान जो है वो अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है और ये शुरू हो गया है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने भी अपनी जो व्हाट्सएप का स्टेटस आईडी है उसमें तिरंगा लगाया और लोगों से आह्वान किया था इस हर घर तिरंगा अभियान में और जुड़ने के लिए। वहीं बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में टफ मैन हाफ मैराथन 2024 को हरी झंडी दिखाई। इस मैराथन का उद्घाटन का ये संस्करण माना गया और इस मैराथन में हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। टफ मैन हाफ मैराथन 3 कैटेगरी 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर में आयोजित हो रही है। इस मैराथन को लेकर दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने कुछ एडवाइजरी जारी की, जिसमें मैराथन की वजह से जिन रास्तों पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है उसकी जानकारी। इस मौके पर भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा और मैराथन के जरिए देश के प्रति संकल्प को याद किया जा रहा है।
अगस्त का महीना ऐसा महीना है जिसमें हमारे सभी बलिदानियों को हम याद करते हैं, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई हमें फ्री में नहीं मिली थी। करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस आज़ादी के लिए, और हर साल 15 अगस्त से पहले, चाहे वो हर घर तिरंगा का माध्यम हो, चाहे ये दौड़ हो, चाहे अन्य चीज़ें हों, उनके माध्यम से हम बार बार लगातार अपने देश के प्रति अपना जो संकल्प है उसको बार बार याद करें। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी में हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें प्रतिभागी राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ देश के लिए दौड़े और दरअसल जिला प्रशासन की ओर से हरियाणा उदय आउटरीच कार्यक्रम के तहत शहर में एक दौड़ देश के नाम थीम के साथ रेवाड़ी ऑफ मैराथन का आयोजन किया गया। और अब बात मौसम से जुड़ी हुई। भारी बारिश और तूफान की वजह से हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन से 135 सड़कों पर यातायात बंद है। वहीं मंडी से कुल्लू जाने वाले NH 21 पर आवाजाही पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई। हालिया जानकारी के अनुसार लाहौल और स्पीति, चंबा और सिरमौर जिलों में भारी बारिश है। भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ की वजह से भारी नुकसान हुआ। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। स्थानीय पुलिस ने निवासियों और यात्रियों को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह जारी की। वहीं क्षेत्रीय मौसम कार्यालय ने हिमालय के 5 जिले कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर में ऑरेंज अलर्ट के साथ चंबा, कांगड़ा, मंडी जैसे अलग अलग हिस्सों में कम से मध्यम बाढ़ के खतरे की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल में आंधी तूफान और बारिश का दौर आगे भी जारी रहेगा। वहीं 16 अगस्त तक दिल्ली NCR के सहित उत्तराखंड, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और हरियाणा में भी मध्यम से तेज बारिश होने का अनुमान है। गुजरात के सरदार सरोवर डैम का जलस्तर बढ़ने से नर्मदा नदी में पानी छोड़ा गया, जिसमें नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सरदार सरोवर बांध के 5 गेट आज सुबह खोले गए। करीब 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से गरुड़ेश्वर के पास नर्मदा नदी पर बना गरुड़ेश्वर वियर डैम ओवरफ्लो हो गया। वहीं एहतियात के तौर पर नर्मदा नदी के आसपास के तटीय इलाकों में बसे गाँव को अलर्ट पर रखा गया है। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का कल हरियाणा के गुरुग्राम में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वो 93 वर्ष के थे। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार नटवर सिंह का अंतिम संस्कार आज दिल्ली में किया जाएगा। नटवर सिंह का जन्म राजस्थान के भरतपुर जिले में 1931 में हुआ। उन्हें वर्ष 1984 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नटवर सिंह ने कई पुस्तकें लिखी हैं। प्रधानमंत्री पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के निधन पर शोक जताया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा, नटवर सिंह जी के निधन से दुख हुआ। उन्होंने कूटनीति और विदेश नीति की दुनिया में समृद्ध योगदान दिया। वो अपनी बुद्धि के साथ साथ विपुल लेखन के लिए जाने जाते थे। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ। ओम शांति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के निधन पर शोक और संवेदनाएं व्यक्त की हैं। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने पोस्ट कर कहा कि प्रतिष्ठित राजनयिक और पूर्व विदेश मंत्री के नटवर सिंह के निधन से दुख हुआ। उनके कई योगदानों में जुलाई 2005 के भारत अमेरिका परमाणु समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका शामिल है। उनके लेखन विशेष रूप से चीन पर ने हमारी कूटनीति में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं। मालदीव की मुख्य विपक्षी पार्टी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता और पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर मुलाकात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मालदीव हमेशा से ये भरोसा उनका रहा है कि जब भी मालदीव अंतर्राष्ट्रीय 911 डायल करेगा तो भारत हमेशा पहले मदद के लिए कदम उठाएगा। इसके साथ ही उन्होंने मालदीव की मौजूदा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा आक्रामक नारों के माध्यम से पुराने मित्र और मालदीव के विकास के भागीदार देश भारत के विरोध में भावनाओं को भड़काने के कारण मालदीव की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में गिरावट आई और साथ ही आर्थिक नुकसान और कई अन्य गैर जरूरी मुश्किलें सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि MDP पिछले
इंडिया आउट नीति से इतर राष्ट्रपति मोइजू की सरकार की मालदीव भारत नीति के पुनर्मूल्यांकन का स्वागत करती है। एमडीपी को उम्मीद है कि ये बदलाव अस्थायी या सतही नहीं होकर बल्कि मालदीव के लोगों के लिए सर्वोत्तम हित में सुसंगत और सार्थक होगा। इजराइल द्वारा गाजा में लगातार बमबारी और एयर स्ट्राइक की जा रही है। ताज़ा हवाई हमले में 100 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिकों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। गाजा सिटी स्कूल परिसर पर इजराइल के हवाई हमले में लगभग 100 लोग मारे गए। इजराइल ने कहा कि मरने वालों में 19 आतंकवादी शामिल हैं। अमेरिका ने गाजा स्कूल परिसर पर इजराइल द्वारा हुए हवाई हमलों पर चिंता व्यक्त की। साथ ही कई अरब देशों, तुर्की, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख ने भी हमले की निंदा की है। अब नजर डालते हैं पेरिस ओलंपिक से जुड़ी खास खबरों पर। तो पेरिस ओलंपिक में भारत का अभियान आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया। प्रतियोगिता में भारत ने कुल 6 पदक जीते। इनमें 1 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने एथलेटिक्स में 1 रजत पदक जबकि निशानेबाजी में 3 पदक, कुश्ती में 1 कांस्य पदक जीता। वहीं हॉकी की पुरुष टीम में कांस्य पदक भारत की झोली में आया। पेरिस ओलंपिक में खेल पंचायत न्यायालय ने शीर्ष भारतीय पहलवान विनेश फोगाट की अयोग्यता के खिलाफ याचिका पर अपना फैसला मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया। नई समय सीमा के अनुसार एकमात्र मध्यस्थ डॉक्टर एनाबेले बेनेट ने 13 तारीख को भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे फैसला वो सुनाएंगी और इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति भी एक पक्ष है और भारतीय ओलंपिक संघ प्रभावित पक्ष के रूप में शामिल हो गया है। अपनी अपील में विनेश फोगाट ने संयुक्त रजत पदक का अनुरोध किया क्योंकि 50 किलोग्राम वर्ग में सेमीफाइनल मुकाबला जीतने के बाद उनका वजन लगभग 100 ग्राम अधिक पाया गया था। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे अदालत के समक्ष इस मामले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सुनवाई पूरी हो चुकी है। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में निशानेबाजी से व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को पेरिस में आईओसी के 142वें सत्र के दौरान ओलंपिक ऑर्डर में सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा दिए जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान है। इस सम्मान के अंतर्गत खेल को बढ़ावा देने के लिए योग्य प्रयासों के आधार पर लोगों को चुना जाता है और उन्हें सम्मानित किया जाता है। पेरिस ओलंपिक 2024 का आज आखिरी दिन। पेरिस ओलंपिक का समापन समारोह का आयोजन भारतीय समय अनुसार आज देर रात फ्रांस के स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में होना है और 100 से ज़्यादा कलाकार अपनी प्रस्तुति इसमें देंगे। वहीं कार्यक्रम के परेड ऑफ नेशंस में प्रतिभागी देश एथलीट ओलंपिक फ्लैग को सलामी देंगे। समापन समारोह में भारत की ओर से निशानेबाज मनु भाकर और भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश भारतीय ध्वज थामेंगे। वहीं समापन समारोह की परंपरा के अनुसार 2028 के ओलंपिक गेम की मेजबानी करने वाले अमेरिका को सौंपा जाएगा ओलंपिक का फ्लैग। भारतीय एथलीट्स को पेरिस 2024 ओलंपिक में खट्टी मीठी यात्रा का अनुभव हुआ जिसमें रिकॉर्ड 6 एथलीट चौथे स्थान पर रहे। महान बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण ने कहा, अब वक्त आ गया है भारतीय एथलीट खुद जिम्मेदारी लें और ओलंपिक में पदक के मैच में अपना कौशल का विशेष परिचय दें। आइए देखते हैं पेरिस में हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला की एक खास रिपोर्ट। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस बार पेरिस ओलंपिक में रिकॉर्ड 6 भारतीय एथलीट चौथे पायदान पर रहकर पदक से चूक गए। इन एथलीटों के चौथे पायदान पर रहने से भारत के पदक की संख्या दोहरे आंकड़े में पहुंचने की उम्मीदों को झटका लगा। पेरिस ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहे भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो मनु भाकर महिलाओं के 25 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में चौथे स्थान पर रही। वहीं अर्जुन बबूता 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में नजदीकी अंतर से कांस्य पदक से चूक गए। धीरज बोंगदेवरा और अंकिता भकत की जोड़ी को भी तीरंदाजी में मिक्स्ड टीम इवेंट में चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को कांस्य पदक के मैच में हार का सामना करना पड़ा और वो भी चौथे स्थान पर रहे।
अनंजीत सिंह और माहेश्वरी चौहान की जोड़ी मिक्स्ड स्कीट इवेंट में चौथे स्थान पर रही। टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू भी भारोत्तोलन में एक कड़े मुकाबले में चौथे स्थान पर रही। ओलंपिक जैसे खेल में चौथा स्थान सबसे निराशाजनक परिणामों में से एक है, क्योंकि खिलाड़ी पदक की दहलीज पर आकर पदक से चूक जाता है। एक तो सबसे ज़्यादा दुख होता है जो फोर्थ पे रह जाते हैं, मतलब जो ब्रॉन्ज मेडल हार जाता है, मतलब थोड़ा सा के लिए एक मेडल चूक जाता है। लेकिन वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है कि फोर्थ में रहने के बाद इतना दुख होता है और हम लोग फिर आगे क्या करना है वो और ज़्यादा सोचते हैं कि और किस तरह से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने। इस बीच भारतीय बैडमिंटन के दिग्गज प्रकाश पादुकोण ने कहा कि एथलीटों को खुद चिंतन करना होगा और अपने खेल में आत्मविश्वास लाना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने खिलाड़ियों के लिए हर संभव सुविधाएं मुहैया कराई है, जिससे उनके खेल में काफी सुधार हुआ और बड़े मंचों पर खिलाड़ी चमक बिखरे। I think it's high time the players also need to, take responsibility. Like at least this Olympics and the previous Olympics, you cannot hold the federations responsible. You cannot hold the government responsible for the whatever good performance or decent performance or not so good performance, whatever you call it. Because I think they have done whatever they can. Ultimately, everybody, even the federation, the foundation, the academies can only do so much. We can provide everything we can, but ultimately they also have to take responsibility and go and deliver when it matters the most. दूसरी ओर पूर्व ओलंपियन और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता संजीवा सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि ये चौथे स्थान पर रहना भारतीय खेलों में लगातार प्रगति को दर्शाता है और अगले ओलंपिक में यह चौथा पायदान स्वर्ण, रजत पदक और कांस्य पदक में तब्दील होता दिखाई देगा। I think the mixed team finish of the fourth place was disheartening to some extent, because obviously you are missing the bronze medal by a whisker. At the same time, there's a ray of hope, because that tells you that you are already there. You're knocking at the doors. Next time the color may change, the number of medals may change. So both may happen. चौथे पायदान पर रहने और मामूली अंतर से पदक चूक जाने से इन सभी खिलाड़ियों को जरूर निराश किया होगा, लेकिन अब यही उम्मीद है कि आने वाले ओलंपिक खेलों में ये खिलाड़ी इस बाधा को भी पार करके दिखाएंगे और देश के लिए पदक जीतने में जरूर कामयाब होंगे। चौथे पायदान से तीसरे पायदान पहुंचने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है, लेकिन उन्होंने अपने खेल से ये साबित किया कि जिस जज्बे के साथ वो खेले, आने वाले ओलंपिक्स में वो इस चौथे पायदान की जो बाधा है इसको जरूर पार करेंगे और तीसरे पायदान, दूसरे पायदान या पहले पायदान तक का सफर तय करेंगे, क्योंकि उन्होंने इस दौरान तमाम बड़े एथलीटों को चुनौती दी, टक्कर दी। सरकार ने उनको तमाम वो सुविधाएं दी, फेडरेशन ने उनको सुविधाएं दी। खेल जगत के पंडित मानते हैं कि खिलाड़ियों ने प्रदर्शन जो है वो बेहतर किया, लेकिन जरूरत है कि अब वो अपने प्रदर्शन में एकाग्रता लाएं, बड़े मैच में बिग टेम्परामेंट लेकर के आएं, ताकि वो जल्द से जल्द इस बाधा को पार करें। कैमरा सैंपल के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ पेरिस।